हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सरकारी एग्जाम फाइटर। तो आपका दिल्ली पुलिस एचसीएम एग्जाम हो चुका है 17 अक्टूबर। सेकंड शिफ्ट के ऑल क्वेश्चंस को देखेंगे हम। यहाँ पे जीके, जीएस और कंप्यूटर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके सेकंड शिफ्ट में आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके अगली शिफ्ट में हेल्प करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग जुड़ सकते हो, क्योंकि जितने भी अभी तक क्लासेस हुए हैं, चाहे वो कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हों या फिर जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हों, तो उनकी सभी की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप लोग सर्च कर लेना सरकारी एग्ज़ाम फाइटर, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिएगा आज क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उसको देखते हैं। तो आज ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में कि अनुच्छेद 16 का संबंध किससे है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो अनुच्छेद 16 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 है, इसका संबंध किससे है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का संबंध है। ठीक है, ये देखिए मौलिक जो अधिकार हैं इसके अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार हैं अपने, उनके अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। और 12 से 35 अनुच्छेद हैं। 12 अनुच्छेद कितने के अंतर्गत आते हैं? मौलिक अधिकार आते हैं अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 16 भी आता है। अब अनुच्छेद 16 का संबंध किससे है? तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। इसका करेक्ट आंसर था। आप लोग ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिसने एग्जाम दिया है कि क्या क्या ऑप्शन आए थे एग्जाम में। देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख के रखे हैं जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। देखिएगा अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 का संबंध है। उसके बाद अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो उपाधियों का जो अंत है उसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 18। ठीक है, अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है? तो स्वतंत्रता का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। उसके बाद अनुच्छेद जो 20 है उसका संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 20 का संबंध है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की समता, यहाँ पे इसका संबंध है। उसके बाद जो अनुच्छेद 21A है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल है, क्योंकि देखिए जो 6 से 14 वर्ष, क्योंकि ये 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत इसको जोड़ा गया था। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि 1915 में किसको फांसी दी गई थी। तो 1915 में किसको फांसी दी गई थी? यहाँ पे ऑप्शन है जो अपना राइट आंसर था इसका, करतार सिंह सराभा को फरवरी 1915 में गदर षड्यंत्र में उनकी भूमिका के लिए नवंबर 1915 में लाहौर में फांसी दे दी गई थी। तो करतार सिंह जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या क्या ऑप्शन उसमें रहे थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे। तो जो पल्लव वंश के संस्थापक थे उनका नाम क्या था? तो पल्लव वंश के संस्थापक श्री जो विष्णु सिंह थे, संस्थापक विष्णु सिंह, वो पल्लव वंश के संस्थापक थे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट संस्थापक लिखे हैं, तो उनको आप लोग एक बार जरूर से देख लें। जो मौर्य वंश हैं उनके संस्थापक कौन हैं? मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश के संस्थापक हैं श्रीगुप्त। ठीक है, उसके बाद देखिए मुगल वंश के संस्थापक बाबर हैं, जो कि 1526 में आए थे। इन्होंने 1526 में स्टार्ट किया था बाबर ने मुगल काल। ठीक है, उसके बाद नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्म नंद वंश के संस्थापक थे। इसका अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद इसका अंतिम शासक था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें आपसे बोला जा रहा था कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे। तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो वर्तमान में देखिए यहाँ पे अनंत नागेश्वरन को देश का नया आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनंत नागेश्वरन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा था कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान सीधा सीधा आपसे पूछ सकता है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या फिर बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी। अब देखिए उत्तराखंड में एक और स्थित है, उसका नाम बता देते हैं, राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो वो भी अपना उत्तराखंड में स्थित है। तो इसको याद कर लीजिएगा, अगली शिफ्ट के लिए आपको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान। जैसे आपका एक तो हो गया राजस्थान में कुछ इंपॉर्टेंट हैं। राजस्थान में कौन कौन से हैं? तो राजस्थान में एक तो है अपना रणथंभौर,
ठीक है, रणथंभौर। उसके बाद एक है अपना सरिस्का हिल्स और एक है केवला देव। तीन राजस्थान के इंपॉर्टेंट हैं, रणथंभौर, सरिस्का हिल्स और केवला देव। उसके बाद असम की जब बात की जाती है तो असम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? असम में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे दो हमने बताए, काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, एक मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान भी आपका असम में है। और एक हो गया आपका डिब्रू सैखोवा, तो वो भी आपका असम में स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दैमाबाद कहाँ स्थित है। जो दैमाबाद है वो कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देखिए दैमाबाद जो है ना, गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित एक निर्जन गांव में पुरातत्व स्थल है, जो कि भारत के महाराष्ट्र राज्य में अहमदनगर जिले में स्थित है। अब आप ऑप्शन में ये बताइए कि क्या क्या ऑप्शन आए थे। वैसे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दैमाबाद कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और अगर आपसे राज्य में जिले की पूछा जाए तो अहमदनगर जिले में स्थित है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे ये बोला गया था कि अंडर 19 में भारत ने किसको हराया था। तो देखिए जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें किसने किसको हराया था? तो भारत ने हराया था, किसको हराया था? इंग्लैंड को हराया था फाइनल मैच में। भारत ने हराया इंग्लैंड को फाइनल मैच में। उसके बाद देखिए जो भारत की टीम थी उसके कप्तान थे यश दुल, ठीक है, यश दुल, ठीक है, इनके कप्तान थे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग इसकी जानकारी को पढ़ सकते हो। उसके बाद 4 विकेट से हरा दिया, यहाँ पे आप सभी जानकारी को पढ़ सकते हो। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बाबर का शासनकाल कब से कब तक था। तो बाबर का जो शासनकाल था वो था 1526 से लेकर के 1530 तक, ठीक है, 1530 तक। 1526 में आप सभी को अगर याद होगा तो 1526 में बाबर ने एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम था पानीपत का पहला युद्ध। और पानीपत का पहला युद्ध जब लड़ा था तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। अब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था जिसमें बाबर जीत गया था और उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। और इब्राहिम लोदी क्या हो गया था? हार गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसके बारे में बता दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट इनके जो युद्ध थे वो एक बार आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा था? तो पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था 1526 में, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है। अब देखिए पानीपत का सेकंड युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1556 में पानीपत का सेकंड युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अकबर और जो अपने शासक थे अकबर और हेमू, उनके बीच में लड़ा गया था, जिसमें अकबर की जीत हो गई थी और हेमू हार गया था। उसके बाद पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो लड़ा गया था 1761 में, जो मोहम्मद शाह अब्दाली था, अहमद शाह अब्दाली था और जो पेशवा थे उनके बीच में लड़ा गया था, जिसमें पेशवा की हार हुई थी और मोहम्मद शाह अब्दाली जीत गया था, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे एक युद्ध लिखा है खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 में। चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था 1528 में। घाघरा का युद्ध लड़ा गया था 1529 में। और 1530 में क्या हो गई थी? बाबर की मृत्यु। एक ट्रिक आप सभी को पता होगी, वो ट्रिक क्या है? तो वो ट्रिक है 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। तो इस तरीके से इसकी ट्रिक थी, इसको आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सौर ऊर्जा से चलने वाली लालटेन का क्या नाम है जो 2022 में बनाई गई थी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में कम आ रहा था, मतलब कन्फ्यूज़न लग रहा था इस क्वेश्चन में, सही से क्वेश्चन पता नहीं चल पाया है। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि भारत का पहला व्यापारिक बैंक कौन था। तो जो भारत का पहला व्यापारिक बैंक था उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। अब इसकी स्थापना कब की गई थी तो ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैं ये बता चुका हूँ आपको अपने जीके और जीएस वाले वीडियोस में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें बोल रहे हैं कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए झंडा जो समिति थी, संविधान की झंडा समिति, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था इसका अध्यक्ष, ठीक है। अब आपने देखा होगा संविधान सभा, तो संविधान सभा में एक तो था अपना अस्थायी अध्यक्ष और एक था अपना स्थायी अध्यक्ष। तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था और अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि पीएम मोदी की उम्मीद स्कीम क्या थी। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे और उनमें से एक चूज़ करना था आपको। देखिए इस जो ये एक स्कीम थी, ये एक योजना थी। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत होता है, इसके तहत देश भर में
14,500 यानी कि 14,500 स्कूलों को विकसित व उन्नत किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पीएम श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसकी जानकारी को अच्छे से पढ़ सकते हो। देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा। और जिसने जीके जीएस वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको एक बार ज़रूर देख लेना, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है उस वीडियो में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।